हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको क्लास 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर से इसको रिविजिट करेंगे बिकॉज इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम रिविजिट करते हैं लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन बाय बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। नाउ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हम केवल पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R square into R cap, वह। and electric field का आपको पता है, electric field of a point charge is given by the expression 1/4 pi epsilon naught Q by R square times R cap, right? now remember, अगर कोई चार्ज Q है तो उससे R डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 कंपोनेंट हैं, एक तो है उसका मैग्नीट्यूड पार्ट और एक है उसकी डायरेक्शन पार्ट, राइट। तो मैग्नीट्यूड पार्ट कैसे, मैग्नीट्यूड पार्ट तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन डायरेक्शन पार्ट कैसे देखते हैं मैंने आपको बताया था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, जस्ट टू सी डायरेक्शन, और उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो अगर हमने इसको टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया और तब हम देखेंगे कि इस Q की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आइदर अवे फ्रॉम चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज। तो चूंकि इस समय ये पॉजिटिव है तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। लेकिन सपोज करो अगर चार्ज नेगेटिव -Q होता और इससे R डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होता, इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करूँ, अगेन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव का चार्ज रहेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव है, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवर्ड्स दिस चार्ज। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फर्स्ट अवे फ्रॉम positive charge and second towards negative charge, towards negative charge, right? तो अगर आपको कोई बोले कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे, तो ये +Q चार्ज है, आपको पता है, तो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई होंगी इस तरीके से, ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। सो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इसको भी ऐसे नहीं बनाएंगे, ये भी कुछ इस तरीके से होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये सब आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ लिया था, ओके। चलिए, तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो है न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी है। पहले तो आपको डायरेक्शंस पता चल गई कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन दैट केस विल बी अवे फ्रॉम दैट चार्ज, एंड अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स दैट चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स हमने देखे थे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये है मैग्नीट्यूड पार्ट, और R कैप जो कि डायरेक्शन पार्ट है, जिसको अभी हमने देख लिया है। तो डायरेक्शन हमें पता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें, तो मैग्नीट्यूड पार्ट में 2 चीज़ें हैं जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रही हैं, एक तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरी द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। तो जो भी चार्ज है उससे किसी पर्टिकुलर P पॉइंट की डिस्टेंस वो कितनी है, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर, राइट। तो अब हमें इन्हीं को ट्विस्ट करके देखेंगे कि नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट
or null point of a system of charges is that point where net electric field is zero. राइट, हम डिस्कस करेंगे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब सपोज करो हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ चार्जेज है. लेट्स से हमारे पास ये कुछ चार्जेज हैं, राइट, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये कोई चार्जेस हैं. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, राइट. इनकी वजह से किसी पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट P पे, देन पॉइंट P इज कॉल्ड नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट. ओके, आई होप समझ में आ गया. तो स्पेस के किसी भी पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज जीरो, दैट पॉइंट इज नल पॉइंट. ओके, लेकिन इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये हम कुछ एग्जांपल्स के साथ करते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास है कोई सिस्टम है, दो चार्जेस का हम सिस्टम ले लेते हैं. एक है +2Q और एक है +Q. अब ध्यान से देखिए, अगर ये सिस्टम है तो इसका नल पॉइंट जो होगा वो इन दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी पे लाई करेगा. ओके, कहीं ना कहीं लाई करेगा. अब हम देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा. तो इसमें 3 सेक्शंस हैं. ये फर्स्ट सेक्शन, ये बीच वाला सेकंड सेक्शन और ये थर्ड सेक्शन. तो कौन से सेक्शन में लाई करेगा, और वहाँ से फिर हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे जिनको हम फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे. तो हमने एक एग्जांपल लिया, सिमिलर चार्जेस, राइट, लाइक ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट. इन दैट केस कहाँ पे लाई करेगा. देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है, अगर नल पॉइंट हमें ढूंढना है तो नल पॉइंट के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है, जीरो. चेक करते हैं. सपोज करो हम कह रहे हैं इधर कहीं नल पॉइंट है, यानी कि इस चार्ज के इस साइड को कहीं नल पॉइंट है, लेफ्ट साइड को. तो यहां पे चेक करते हैं, +2Q की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, दैट इज +2Q, राइट, क्योंकि अवे फ्रॉम चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है. +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो भी इधर को होगा, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q है. ओके, तो आप देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, राइट, लेकिन जीरो चाहिए हमें. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए, जीरो. लेकिन ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है. तो सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका नेट नॉन जीरो वैल्यू आएगी, यानी कि इस रीजन में तो नो नल पॉइंट, राइट. इस केस में इस रीजन में कोई नल पॉइंट नहीं हो सकता. थर्ड रीजन को थोड़ा चेक करते हैं. थर्ड रीजन के किसी भी पॉइंट को देखो, लेट्स से ये नल पॉइंट है, राइट. अगर आप देखोगे तो +2Q की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, अवे फ्रॉम चार्ज. और +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम चार्ज. तो अवे फ्रॉम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है फिर से. तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये रीजन में भी नल पॉइंट नहीं हो सकता. अब यहाँ कहीं रीजन को क्या करते हैं, चेक करते हैं. तो जब यहाँ आप देखोगे तो +2Q की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, +2Q की वजह से, और +Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. आपकी बात समझ में आ गई होगी. तो आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट है. अपोजिट होने की वजह से कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे जिस पॉइंट पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद दो कंपोनेंट है, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है. तो दोनों का डायरेक्शंस तो अपोजिट्स हैं, लेकिन अगर जीरो नेट वैल्यू जीरो चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल होना चाहिए. तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो होगी, राइट. सो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू जीरो पॉसिबल है, यानी कि नल पॉइंट यहां लाई करेगा, राइट. अगर आप यहाँ पे देखिए,
अगर +2q की जगह -2q और -q होता तब भी यही आंसर आता। ओके, तब भी यही आंसर आता है, यानी कि बीच में लाई करता। तो यहां पे मैं कुछ कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, दैट इफ two charges are similar in nature। सिमिलर नेचर का मतलब हो गया दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, देन देयर नल पॉइंट ऑलवेज लाई between the charges, राइट। दूसरी बात यहां पे लेट्स से दूसरा केस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूसरा केस लेते हैं, इसमें +2q लेते हैं और इसमें -q लेते हैं, राइट। अब हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल 2। इसमें हमने क्या किया कि एक चार्ज हमने पॉजिटिव नेचर का लिया, एक चार्ज नेगेटिव नेचर का, डजंट मैटर। आप q को पॉजिटिव लेके देखिए, 2q को, दोनों सेम। अगर आप मिडिल में देखेंगे तो इस पॉइंट पे 2q की वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, क्योंकि अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। और q का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो वो भी इधर को ही होगा, क्योंकि अभी q -q है, और -q का जो माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो इसलिए इस डायरेक्शन, यानी कि यहां तो E नेट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ सकती, ओके, क्योंकि सेम डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम इस रीजन की। इस रीजन में अगर आप एनालिसिस करोगे तो यहां पे -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, -q की वजह से, और +2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, +2q की वजह से, यानी कि अपोजिट है। तो यहाँ पे E नेट इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, राइट, यानी कि नल पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, E2q, राइट, एंड -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि वो टुवर्ड्स द चार्ज आएगा, तो -q। अब देखिए यहां पे भी अपोजिट है, यानी कि यहां पे भी E नेट इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, बट है नहीं। मैं बताता हूं आपको क्यों, क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, बाकी सारी चीजें अगर छोड़ दें तो देख रहे हैं डायरेक्शंस तो यहां दोनों जगह अपोजिट हैं, तो 0 पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो वो Q/r² पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना बड़ा चार्ज उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए चार्ज से नल पॉइंट की, राइट। तो आप देखोगे 2q चार्ज यहाँ पे बड़ा है, तो चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमें सेम करना है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड में इक्वल करना है, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो अगर आप ध्यान से एनालिसिस करोगे तो अगर मेरा Q 2q है तो मेरी जो नीचे की डिस्टेंस है, लेट्स से r1², वो भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये रेशियो तो कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूं, लेट्स से 2q के लिए लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू k, और ये आ जाएगा 2q/r1², राइट। और दूसरे के लिए लिखूं E -q इज इक्वल टू k q/r2², लेट्स से, राइट। सो 2q से r1 डिस्टेंस पे और q से r2 डिस्टेंस पे है। अब चूंकि मेरे को पता है ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शंस में अपोजिट हैं, तभी तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी कि k 2q/r1² इज इक्वल टू k q/r2²। तो यहां से k से k कैंसिल हो गया, तो हम लिख सकते हैं r2² इज इक्वल टू r1²/2। यहां से देखो r2 इज इक्वल टू r1/√2। आप ध्यान से देखिए, r2 किससे डिस्टेंस है, फ्रॉम चार्ज q, r1 किससे डिस्टेंस है, फ्रॉम चार्ज 2q। तो यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं r2 इज लेस देन r1, राइट। यहां से हम लिख सकते हैं r2 इज लेस देन r1, यानी कि
नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ गया कि जो R2 है, R2 किससे डिस्टेंस है, फ्रॉम चार्ज Q, वो बोला 2Q से जो डिस्टेंस है उससे कम होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर पॉइंट यहां होगा तो उस केस में लेट से ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, राइट। तो उस केस में R1 इज ग्रेटर देन R2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो पॉइंट्स हैं और उनका अगर हमें नल पॉइंट देखना है तो उसका जो नल पॉइंट होगा वो बड़े वाले चार्ज से हमेशा दूर रहेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 लिख देते हैं। सो कंक्लूजन नंबर 2 क्या हुआ हमारे पास, कंक्लूजन नंबर 2 हमारे पास आया पहला कि इफ चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर, राइट, इफ टू चार्जेस आर ऑफ डिफरेंट नेचर then null point will lie to the side of charge which has less magnitude। ओके यानी कि अभी हमने देखा कि जो Q वाला था, Q वाला जो था उसकी तरफ नल पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि जो छोटा चार्ज है उसकी तरफ। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास Q है और ये -4Q है। अब मैंने पूछा आपसे कि नल पॉइंट किधर लाई करेगा, तो सबसे पहली बात ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो यहां तो लाई कर नहीं सकता, तो या फिर यहां लाई करेगा या फिर यहां लाई करेगा। लेकिन दूसरी बात हमने सीखी थी कि हमेशा बड़ा वाला जो चार्ज है उससे दूर की तरफ लाई करेगा, यानी कि किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। तो इस सिस्टम का नल पॉइंट यहां पे लाई करेगा, राइट। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप सीख जाएंगे अच्छे से। जैसे हम बात करें लेट से +Q और इसको हम ले लेते हैं +5Q, राइट। इसकी बात करें तो इसका नल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो सिमिलर चार्जेज हैं, तो नल पॉइंट लाई करेगा इन बिटवीन, नल पॉइंट इन बिटवीन लाई करेगा, और बड़े चार्ज से हमेशा दूर की तरफ तो कुछ इधर को लाई करेगा, तो यहां पे हमारा नल पॉइंट आएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, राइट। हमारे पास है लेट से +-3Q एंड -6Q, लेट से ये दो चार्जेज हैं हमारे पास। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। अगेन जो ये प्रॉब्लम है सिमिलर चार्जेस की, तो नल पॉइंट हमेशा लाई करेगा इन बिटवीन, राइट, सिमिलर टाइप ऑफ चार्जेस के लिए। और इन बिटवीन अगर लाई करेगा और अवे फ्रॉम बिगर चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 6Q का, तो यहाँ लाई करेगा, तो नल पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, राइट। अभी हम निकालेंगे और देखेंगे कि ये नल पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस R +4Q एंड +Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। सो हमारे पास एक चार्जेस हैं, ये +4Q का चार्ज है और ये Q का चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। लेट्स से ये डिस्टेंस R है। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस फ्रॉम चार्ज Q। तो इस चार्ज Q से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है नल पॉइंट की। तो सबसे पहले हमें पता है चार्जेस सिमिलर हैं, एक 4Q है एक Q है, तो नल पॉइंट किधर लाई करेगा। अभी तक आपको समझ में आ गया, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 याद कर लीजिए। तो किधर लाई करेगा, जो छोटा चार्ज है उसकी नज़दीक या बड़े चार्ज से दूर की तरफ, और दूसरी बात ये इन बिटवीन में कहीं लाई करेगा। तो लेट से कुछ इधर लाई करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो इन बिटवीन लाई करेगा। तो हमें पूछा हुआ है कि +Q चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे नल पॉइंट लाए। लेट अस अज्यूम इट इज x डिस्टेंस, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी R - x, राइट।
तो एट नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0। यही नल पॉइंट की डेफिनेशन होती है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रख देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मतलब यहाँ पे किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? नेट। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस 4q, राइट, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q इज इक्वल टू 0। देखिए, आप इस प्रॉब्लम को स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स को इक्वल रख के भी लिख सकते हैं, राइट, बट मैं वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको वेक्टर्स में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आदत डालनी होगी, ताकि जब आगे जाके वेक्टर्स की और एडवांस चीज़ें आएंगी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते थे E4Q इज इक्वल टू EQ। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि E प्लस 4Q का जो मैग्नीट्यूड है वो EQ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा एट पॉइंट दिस नल पॉइंट P, राइट। लेकिन हमने क्या डेफिनेशन लिखी? प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन दैट केस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस 4q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस q। ओके, जस्ट फाइंड आउट करो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस 4q हो गया हमारे पास, चार्ज हो गया 4q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिखना है। तो डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट की? r, क्योंकि हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, और अब बात आती है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया, अब डायरेक्शन की बात आती है तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे रेफरेंस डायरेक्शन। लेट्स से ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में x लेंगे। तो देखेंगे प्लस 4q है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। ये होगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई कैप, प्लस का आई कैप, करेक्ट। प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है? Q अपॉन एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट की? x। और अब डायरेक्शन की बारी आएगी, तो डायरेक्शन की बात करूंगा इस पॉइंट पे, तो Q की वजह से डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ जाएगा E प्लस Q इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। ओके, इज इक्वल टू कितना है? 0। चलिए, जो जो चीजें कॉमन आ रही हैं ले लीजिए। तो ये आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आई कैप कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? 4 अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0 पे डाल दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/r माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, दैट इज 4, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो कितना आ जाएगा? r माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, राइट। यहाँ से स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर। ध्यान रखिए, इसको सिंपली 2x नहीं लिख देंगे, इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2x, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दो केसेस बनेंगे, तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x बनेगा और r माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x बनेगा, राइट। तो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से क्या आएगा? ये x उधर जाएगा तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? r/3। एक आंसर हमारा ये आ गया। दूसरा आंसर क्या आएगा? r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x प्लस x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस r। अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस r, x डिस्टेंस कहाँ से है? इस पॉइंट से। माइनस r डिस्टेंस बोलने का मतलब है कि वो बोल रहा है कि प्लस 4q वाला पॉइंट नल पॉइंट है, जो कि नल पॉइंट नहीं हो सकता, राइट। हमें पता है जो नल पॉइंट है वो अवे फ्रॉम बड़ा वाला चार्ज होगा, राइट, जो लार्जर मैग्नीट्यूड चार्ज है उससे दूर होगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? हमारा x इज इक्वल टू r/3 वाला आंसर सही है। ओके, यानी कि जो प्लस q वाला चार्ज है, प्लस q वाले चार्ज से ये r/3 डिस्टेंस पे नल पॉइंट होगा, और जो नल पॉइंट होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, राइट।
आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, पहले से ही आपको पता होंगी, आई नो दैट, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो वो इसको प्रॉपर तरीके से सीखते हुए आगे बढ़े, राइट। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको नहीं सीखा है तो कई क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। नाउ बिफोर डूइंग दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल डू सम एक्सरसाइज हियर। व्हाट विल बी द null point of a system, null point of a system where charges or rather equal charges are placed at the vertices of रेगुलर पॉलीगन, राइट। कोई रेगुलर पॉलीगन है, लेट्स से जैसे ट्राइंगल हो गया, ये पॉलीगन है, राइट। हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, राइट। हमारे पास पेंटागन हो गया, राइट। हमारे पास हेक्सागन हो गया, इस तरीके से। अगर इन रेगुलर पॉलीगन जिनकी साइड्स इक्वल है उन पे सेम चार्जेस रखें, लाइक क्यू क्यू क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, ये सब सेम चार्जेस रखे हैं, लेट्स से माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, यहाँ 3Q 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 3Q, सेम चार्जेस प्लेस हैं। ये रेगुलर पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। तो इनका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? अगर ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहेगा तो आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो होगा इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा? सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड यानी कि ये, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी किसी भी वर्टेक्स से, लेट्स से ये ए बी सी है, तो ओ ए डिस्टेंस कितनी होगी? आपको पता है जो ओ ए डिस्टेंस होता है वो होती है 2/3 AP डिस्टेंस, राइट। और AP डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये साइड A है तो ये A/2 हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AP डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी, एंड दैट विल बी √A² माइनस A²/2 4। तो ये आ जाएगी √3A/2। तो ये आ जाएगा 2/3 और AP आ जाएगा √3/2A। ये 2 से 2 कैंसिल आ गया तो A/√3, यानी कि इसका हम नल पॉइंट ये O वाला पॉइंट रहेगा, जो कि किसी भी वर्टेक्स से, चाहे ये वाली डिस्टेंस देखें चाहे ये वाली डिस्टेंस देखें, वो कितने पे आएगी? A/√3 पे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्क्वायर के केस में बात करूं तो इसका नल पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इसका आप ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लीजिए, तो ये वाला इसका नल पॉइंट होगा। इसका भी आप ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो उसका नल पॉइंट होगा। इसका भी आप ज्योमेट्रिकल सेंटर निकाल लीजिए। बट इन सब का जो नल पॉइंट होगा वो ज्योमेट्रिकल सेंटर तभी होगा व्हेन याद रखिए ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर तभी होगा नल पॉइंट जब जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस, राइट। यहाँ देखो ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, तो सारी वर्टिसेस पे जो चार्जेस प्लेस किए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा नल पॉइंट। ओके, हम इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। अभी आपको पता है इस फिगर में जो O पॉइंट गिवन है ये वाला, दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस पेंटागन, राइट। इन दैट केस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे Q चार्ज दिया है, 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 और यहाँ पे -Q चार्ज दे दिया। अगर उस पॉइंट पे भी +Q चार्ज दिया होता तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है O पे क्या होता? 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और रेगुलर पॉलीगन के सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस प्लेस हैं, तो इन दैट केस जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा दैट विल बी द नल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो सारे चार्जेस इक्वल नहीं हैं।
और हमें बोला गया है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो आप कैसे निकाल सकते हो? एक तरीका तो ये है 1 2 3 4 5। आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ चार्ज निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिफ्थ चार्ज निकालो एट पॉइंट O। ओके, और उन सब का वेक्टर सम कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, लेकिन इसका दूसरा तरीका और आसान तरीका क्या है? इसका दूसरा और आसान तरीका यह है कि इस पूरे फिगर को हम कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस पेंटागन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे हमको दिया है प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना चार्ज दिया है? माइनस क्यू चार्ज दिया है। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ -2q प्लस क्यू, राइट? क्योंकि जब इसका सम करेंगे तब भी तो हमारे पास -q चार्ज आएगा, करेक्ट? और हमने पढ़ा है, ये बेसिक चीज आप लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ी होगी, दैट चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ओके, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, एक हो गया हमारे पास पेंटागन इस तरीके से, जिसमें क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज क्यू चार्ज, और हमने ये वाला क्यू चार्ज यहाँ पे लिख दिया, राइट? प्लस दूसरा हो सकता है ऐसा पेंटागन और यहाँ पे माइनस का 2q चार्ज। तो अगर मैं इन दोनों पेंटागन को एक दूसरे के ऊपर ऐसा ओवरलैप कर दूं, राइट, तो हमारे पास ये सिस्टम बन जाएगा, और यही सिस्टम तो ये सिस्टम है, राइट? तो हमने केवल मॉडिफिकेशन किया। अब आप देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि जो ये सिस्टम जो हमारा बना, इस सिस्टम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 0, राइट? तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया। तो यानी कि हमारा O पॉइंट पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? केवल -2q की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q की वैल्यू कितनी है? -2q अपॉन r²। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है पेंटागन में? अगर साइड a है तो ये वाली डिस्टेंस भी a होगी। इन दैट केस कितना हो जाएगा? ये a², राइट? और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ध्यान से देखिए, चूंकि ये इसकी वजह से है, अगर हम यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्शन ले लेते हैं कि ये x डायरेक्शन है और ये वाली y डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी j कैप, क्योंकि ये ऊपर की तरफ टूवर्ड्स द चार्ज आएगी, राइट? तो इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, हमने उतना सेक्शन उस पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगन में से एक्सट्रैक्ट कर लिया जितने का हमें पता था कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ज्योमेट्रिकल सेंटर 0 आने वाला है। हमने उस पूरे सेक्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और बचा हुआ जो सेक्शन था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे इस चार्ज को स्प्लिट करने की जो हमने यहाँ पे टेक्निक सीखी, तो इसको हम लिख सकते हैं -2q प्लस q। तो ये q और बाकी सारे q को मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो तो 0 हो रहा है, और ये -2q बचेगा, वही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी सारे चार्जेस की वजह से फील्ड की वैल्यू 0 होगी, राइट? आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे जब आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पे अगर इक्वल चार्जेस प्लेस हैं तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, राइट? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, एंड देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम होता है इफ ए चार्ज experiences 0 force at a point in space, then charge is said to be in equilibrium। यानी कि
अगर किसी चार्ज पे, लेट्स से ये पॉइंट पे हमने कोई चार्ज प्लेस किया Q और उस चार्ज पे फोर्स लगा 0, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड दैट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, राइट? सो इन दैट केस द Q is in equilibrium, right? So if P point is null point, अब यहाँ पे सिनेरियो देखिए, अगर ये वाला पॉइंट अगर नल पॉइंट होगा तो हमें पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एट नल पॉइंट, राइट? सो इफ ए चार्ज Q is placed at null point, if charge is placed, Q is placed at null point, then force experienced by charge Q, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज Q? हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E, लेकिन E तो कितना है 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0. यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं when a charge is placed at null point, then if charge is placed at null point, then the force experienced by charge is 0, and hence the charge is said to be in equilibrium, राइट? तो अगर किसी चार्ज को हम नल पॉइंट पर रखेंगे, नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है. जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल देखा था, ये +4Q ले लेते हैं, ये Q ले लेते हैं, राइट? इसका हमने नल पॉइंट अभी पीछे निकाला है, तो नल पॉइंट आया था एट r/3 डिस्टेंस फ्रॉम +Q, राइट? इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज Q0 रख देता हूं, देन दैट चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि वो जो चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, Q0 इंटू E, लेकिन E की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है, 0 है, तो इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, 0. ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. अ चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if it experiences a 0 force, right? Net force is 0. Okay. Now अब बात करते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की. स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी तक हमने सॉल्व कर लिया. लेट्स से हमारे पास ये +4Q वाला चार्ज है और ये Q वाला चार्ज है, +Q वाला चार्ज. ओके, नाउ हम बोलते हैं कि इसका जो नल पॉइंट था वो इस पॉइंट पे था, राइट? r/3 डिस्टेंस पे. ओके, नाउ हम सिचुएशन लेते हैं. फर्स्ट एट पॉइंट P, if we place +Q0, right? Then force experienced by that Q0, right, which is null point. ना P point कौन सा point है, null point. So force experienced by that Q0 will be equal to 0. हमने देखा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Q0 E के बराबर, लेकिन E इज इक्वल टू कितना है, 0 है. यानी कि इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन अब हमें चेक करना है स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे क्या प्लेस किया था, Q0 चार्ज. अब हम कैसे चेक करते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट से जहां पे वो इक्विलिब्रियम में है वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे चार्ज को. लेट से हमने यहां पे लेके गए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, राइट? अब हम चेक करते हैं कि क्या चार्ज इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहता है या नहीं आना चाहता है, राइट? अगर डिस्प्लेस करने के बाद चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आना चाहता है, सो इन दैट केस हम देखेंगे
कि जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। चेक करते हैं इस केस में। अगर हम चेक करें, जैसे ही हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया चार्ज को, क्या होगा, इस पॉइंट पे तो चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा था, 0, ये हमने देख लिया। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस किया, क्या होने लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होने लगेगा कंपेयर टू 4q वाले का, क्योंकि नल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम हो गए थे, इसीलिए वो नल पॉइंट बना। लेकिन जैसे जैसे उसको हमने डिस्प्लेस किया, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है, जिसके वो नजदीक आ गया, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी कि वो ज्यादा जोर से फोर्स लगाने लगेगा, राइट। तो अगर हम बोलें कि इस पॉइंट पे फोर्स 0 था, अब मैंने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया चेक करने के लिए कि स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इधर वाला जो चार्ज है, अगर वो इसको इधर की तरफ धकेल रहा है, राइट, उस जब हमने डिस्प्लेस किया और इधर वाला चार्ज उसको फिर से वापस पी पॉइंट की तरफ अगर धकेल रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट या नल पॉइंट की तरफ धकेल रहा है, इसका मतलब सिस्टम अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है, राइट, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेबल रहना चाहता है, राइट। तो हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, यानी कि इक्विलिब्रियम से हटा दिया, वो फिर से इक्विलिब्रियम गेन करना चाहता है, तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल। यहां पे चेक कीजिए, Q नॉट पॉजिटिव नेचर का है, तो जो प्लस Q है वो क्या करेगा, इधर की तरफ उसे रिपेल करना शुरू करेगा, लेफ्ट साइड में उसे रिपेल करना शुरू कर देगा, राइट। तो हमने डिस्प्लेस इधर किया था, वो लेफ्ट साइड में रिपेल करना शुरू कर दिया, यानी कि P पॉइंट की तरफ रिपेल करना शुरू कर दिया, यानी कि Q नॉट चार्ज अब P पॉइंट की तरफ वापस आने लगेगा। डिस्प्लेस हमने उसे P पॉइंट से किया था। सो अभी इस सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो हम स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे लिखते हैं, इफ वी डिस्प्लेस the charge from the point of equilibrium and after releasing the charge, if charge regains its original position, then the equilibrium is said to be stable equilibrium, राइट। हमने क्या बोला, हमने चार्ज को उसके इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। जब छोड़ा तो अगर चार्ज खुद में खुद आके फिर से उसी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहां पे हम दूसरी कंडीशन को एनालाइज करते हैं। एट पॉइंट P, लेट वी प्लेस -Q नॉट चार्ज, ओके। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन ये है, +4Q चार्ज ये है, Q चार्ज ये है, राइट। ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे हमने -Q नॉट चार्ज प्लेस किया, राइट। अभी इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स ऑन -Q नॉट चार्ज इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, -Q नॉट चार्ज पे फोर्स तो 0 लग रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है। अब अगर इक्विलिब्रियम है, इन दैट केस अगर मैं बात करूं, अब मैं इस पॉइंट से थोड़ा सा चार्ज को क्या करता हूं, डिस्प्लेस करता हूं और चेक करूंगा कि स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे ही मैंने उसको डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी और मैंने रिलीज कर दिया, तो यानी कि -Q चार्ज मैंने यहां पे रिलीज कर दिया। अब क्या होगा, चूंकि ये प्लस चार्ज है, तो ये -Q चार्ज था, ये +Q वाला चार्ज है, तो -Q नॉट वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैंने इसको डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में। अब ये +Q वाला चार्ज, क्योंकि ये -Q है, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ये वापस उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं धकेल रहा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जैसे ही मैंने ये चार्ज छोड़ा, वैसे ही ये चार्ज +Q की तरफ चला गया, अट्रैक्ट हो गया, राइट। क्योंकि हमें पता है कूलम्स लॉ से अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट, राइट। सो इसलिए
वो अपने आप को इक्विलिब्रियम को रिगेन नहीं कर पाया, और इस तरीके का इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इफ वी displace charge from equilibrium position and release it, and if charge continues to move in the direction of displacement, then this type of equilibrium is called unstable equilibrium. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस केस में हम माइनस क्यू चार्ज को जब हमने डिस्प्लेस किया तो वो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन में मूव करता रहा, राइट। जैसे ही हमने रिलीज किया वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में मूव करता रहा। इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो ये हो गया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अभी हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम कुछ पढ़ लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टेबल इक्विलिब्रियम से आते हैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम को और डिटेल में देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि हमारे पास कुछ इस तरीके का बाउल टाइप का सिचुएशन है और यहाँ पे कुछ बॉल है, राइट। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से, आप इससे भी समझ सकते हो। अगर इस बॉल को मैं ऐसे डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और रिलीज किया तो क्या होगा, आप ध्यान दो। ये बॉल यहां पे मैंने रिलीज किया तो बॉल अब वापस आने लगेगा, राइट। इस तरीके से आने जाने लगेगा, यानी कि बॉल इस पोजीशन को दोबारा गेन करना चाहता है। जैसे ही मैं उसको इस पॉइंट पे रिलीज करूंगा, बॉल इस रास्ते फिर से इस पोजीशन पे आना चाहता है। तो इस तरीके का जो इक्विलिब्रियम होगा दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन सिचुएशन समझो इस तरीके की कोई है, इन्वर्टेड बाउल। अगर मैं इस पॉइंट पे अगर किसी बाउल को देख रहा हूं, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस किया ये वापस अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन नहीं करेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेस किया था उसी डायरेक्शन में ये लुढ़क जाएगा, राइट। तो ये सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, ओके। एनीवे, यहां पे मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। वो कैसे, अभी हमने देखा कि +4q एंड +q वाला जो सिचुएशन था, उस केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये वाला, इससे जब हमने +q चार्ज यहां पे रखा, +q0 चार्ज रखा और उसको डिस्प्लेस किया, तो हमने देखा उस पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा, राइट। उस डिस्प्लेस हमने इस डायरेक्शन में किया, फोर्स उस पे इस तरफ लगा, राइट, क्योंकि +q वाला उसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि इसका खुद का नेचर +q0 है। सो इन दैट केस वो वापस सेंटर की तरफ आना चाहता, यानी कि ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन है कि हमारे पास कोई स्प्रिंग वाला सिस्टम है, ये वाला स्प्रिंग मास सिस्टम, और मैंने इसको क्या किया, इस पे मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम लोकेशन थी, मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया। जैसे ही मैंने x डिस्प्लेसमेंट दिया और इस पॉइंट से जैसे ही मैंने रिलीज किया, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और वो जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू -kx। यू नो दैट दिस इज हुक्स लॉ, राइट। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, राइट। अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं यहां पे कि अगर कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम है और उस पर कोई चार्ज प्लेस है और उस चार्ज को हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया उस पॉइंट से,
तो जैसे ही हम डिस्प्लेस करेंगे हम देखेंगे कि जैसे ही रिलीज करेंगे उस चार्ज को वो फिर से वापस आने लगेगा और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के आसपास ऑसिलेट करने लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि उस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी या उस ऑसिलेशन की टाइम पीरियड क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं कि हमें इससे आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए, ये हमें लेके आना है कहां से? कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से हम देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे तब वहां पे डिस्कस हो जाएगा अच्छे से। लेकिन अभी हम डिस्कस यहां पे ये कर रहे हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड कैसे निकालना है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हम कूलम्स लॉ से निकाल लेंगे। जैसे ही ये एक्सप्रेशन आएगा, अब हमें पता है न्यूटन्स लॉ क्या होता है। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि F इज इक्वल टू क्या होगा? ma होगा। तो F इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस kx। a को हम लिख सकते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx। यहां से आ जाएगा हमारे पास d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन m इंटू एक्स। d2x ओवर dt स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं यहां से प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k अपॉन m। तो यहां से ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी k अपॉन m, अंडर रूट k अपॉन m। और यहां से अगर हम इसको फर्दर लिखें तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द लीनियर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई f। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन m। यहां हम लिखेंगे f इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k अपॉन m, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? हमें इस k की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन अगर हम ग्रॉस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। और टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। ओके, आपको मैं बता दूं ये जो k होता है यहाँ पे, वैसे आप सभी को पता होगा, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये प्रोसीजर आपको ध्यान रखना है। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो जो चार्ज पार्टिकल होगा वो उस पॉइंट के अबाउट, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेट करेगा। डायग्राम से हमने यहाँ पे समझा दिया। ये स्टेबल वाला है, तो अगर ये बाउल है और इसमें से इस बॉल को अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो वो ऊपर नीचे इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा। लेकिन अनस्टेबल वाले केस में अगर मैं उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो वो सीधे नीचे आ जाएगा, राइट। तो वो वापस अपने पॉइंट को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा। ओके, आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पूरे लेक्चर में आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि अगर कोई भी पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो उस पॉइंट के अबाउट जो चार्ज होगा वो ऑसिलेट करेगा, राइट। और अगर चार्ज ऑसिलेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको पता है, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, जो यही इक्वेशन है दैट इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये चीज आप बेसिकली प्रैक्टिस कर लीजिए। जो नल पॉइंट्स हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, उनको समझ लीजिए। तो अगली क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड।